Dear friends, good evening. This is Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, Kushalgarh. Today I am going to teach you the remaining character sketch of Torvald Hammer in the famous play A Doll's House. मैं आज आपको टोरवाल्ड हैमर का जो हमने पिछली ऑनलाइन टीचिंग क्लास में जो कैरेक्टर पढ़ाने जा रहे थे उसको मैं बीच में कुछ इंटरप्शन हुआ था वीडियो के अंदर, वो आधा रह गया, तो उसका बाकी कैरेक्टर मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। और इसके साथ ही डॉक्टर रैंक हु इज़ द फेमस फैमिलियर नेबरहुड ऑफ टोरवाल्ड हैमर, जो कि टोरवाल्ड हैमर के एक परिचित रूप से एक पड़ोसी व्यक्ति हैं, उनका चरित्र भी बताऊँगा। तो टोरवाल्ड रियली इज ए हार्ड वर्कर। वास्तव में वो एक हार्ड वर्कर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। घर में आने जाने वाले विजिटर्स जो होते थे उनको अवॉइड करते थे और ज़्यादातर समय अपने स्टडी रूम में व्यतीत किया करते थे और अपनी जॉब को दिया करते थे। बच्चों से भी बहुत कम बातें करते थे। इनफैक्ट ही सीज हिमसेल्फ प्राइमरीली एज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल वेलफेयर ऑफ हिज फैमिली। इनफैक्ट और वास्तव में ही सीज हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्या देखते थे, प्राइमरीली प्राथमिक रूप से, एज रेस्पॉन्सिबल इतना जिम्मेदार, फॉर द फाइनेंशियल उस वित्तीय वेलफेयर कल्याण के लिए ऑफ हिज फैमिली, उसके जो परिवार का जो वित्तीय होता था ना, पैसा संबंधी जितना भी मामला, बच्चों की पढ़ाई, कपड़े लत्ते, खाना पीना, बच्चों की किस्त, LIC, इस सारी जो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए वो अपने आप को उस परिवार के अंदर प्राथमिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति मानता था। वो कहता था कि मैं सर्विसमैन हूँ, अब जैसे मैं हूँ तो मैं मेरे परिवार में प्रमुख रूप से जिम्मेदार व्यक्ति मैं ही हूँ। आपके परिवार में आपके पिताजी आपके प्राइमरी कौन है, मेंबर हैं परिवार के, क्योंकि वही कमाते हैं पैसा, वही आपको पालते हैं, वही पोसते हैं, वही आपके ड्रेसअप सेंस, वही आपका खाना वाना, वही आपका स्वास्थ्य, सबका ध्यान आपके पिता रखते हैं। उसी प्रकार से टोरवाल्ड उस परिवार के अंदर 3 बच्चों के पिता के साथ एक हाउस होल्डर वाइफ, गृहस्थ महिला के पति भी थे। तो 4 लोगों की जिम्मेदारी टोरवाल्ड पर थी और वो पेशे से बैंक मैनेजर थे, इसलिए वो खुद को परिवार का प्राथमिक सदस्य मानते थे उस घर के वित्तीय जो भी संसाधन है उसके अंदर, पैसे संबंधी जितने भी मामले थे। एंड एज ए गार्डियन फॉर हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को भी क्या मानते थे, संरक्षक। मैं अपनी पत्नी का कौन हूँ, गार्जियन हूँ, संरक्षक हूँ, मेरी देखरेख में अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा। टोरवाल्ड इज़ पार्टिकुलरली कंसर्न विद मॉरलिटी, यानी कुल मिलाकर कह सकते हो आप टोरवाल्ड विशेष रूप से नैतिकता से संबंध रखते थे। और नैतिकता, मॉरलिटी मीन्स होता है कि हमारे समाज में, इन आवर सोसाइटी, एवरी पर्सन शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रेन। हर व्यक्ति को अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदार होना पड़ता है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। शादी का मतलब क्या है, एक तरह से शादी का पर्यायवाची है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां। तो ये चीज़ शादी का दूसरा नाम यही है। तो वो क्या समझता था कि जो नोरा हैमर है, उसकी पत्नी है, वो गृहस्थ महिला है, तो वो भी उसके संरक्षण में, वो भी उसका सुरक्षक है। He also can come across as stiff as unsympathetic. He also can come across, वो कभी कभी पार भी हो जाता एज स्टिफ, कठोर, क्योंकि भाई घर में कमाने वाला तो वो कभी कभी स्टिफ हो जाता, एंड अनसिम्पैथेटिक, और गैर सहानुभूति, असहानुभूतिपूर्ण हो जाता था वो। स्टिल द लास्ट एक्ट ऑफ द प्ले मेक्स वेरी क्लियर दैट ही डियरली लव्स हिज वाइफ। बड़ी मुश्किल से, स्टिल द लास्ट एक्ट ऑफ द प्ले, नाटक के बिल्कुल तृतीय जो एक्ट है, यानी कुल मिलाकर जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि एट लास्ट, नाटक के बिल्कुल अंतिम क्षण में जाकर, और टोरवाल्ड मेक्स क्लियर, वेरी क्लियर, मतलब बहुत ज़्यादा स्पष्ट होता है दैट ही डियरली लव हिज वाइफ, कि वो उसको पत्नी को बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है। नहीं तो शुरू से जो उसका वो दिखाएंगे एटीट्यूड टोरवाल्ड हैमर का, जो वो कैसा है, वो एक, देखो जिम्मेदार व्यक्ति तो है लेकिन स्टिफ भी है, कड़क भी है, सख्त मिजाज भी है, गुस्सा भी हो जाता है, ये है उसका।
तो ये टोरवाल्ड हेमर का सेकंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इन द फेमस प्ले ए डॉल्स हाउस। उसके अंदर थर्ड कैरेक्टर डॉक्टर रैंक, फ्रेंड ऑफ द फैमिली एंड टोरवाल्ड फिजिशियन। डॉक्टर रैंक नामक एक व्यक्ति हैं, पड़ोस के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो कि परिवार के एक अच्छे दोस्त भी हैं, साथ ही टोरवाल्ड फिजिशियन, टोरवाल्ड के कौन है, डॉक्टर भी हैं, फिजिशियन वैद्य डॉक्टर साहब। Dr. Rank embodied and subvert the theatrical role of the male moral force that had been traditional in the plays of the time. डॉक्टर रैंक एम्बॉडीज इस बात के प्रतीक हैं एंड सबवर्ट इस बात के संकेत हैं द थिएट्रिकल रोल ऑफ द मेल के उस टाइम पे जो मेल होते थे ना उनमें उनके क्या थिएट्रिकल ना रंगमंच भाई जो ड्रामा होता था उसमें एक्टिंग। पहली बात तो मेल डोमिनेंट तो सोसाइटी हुआ करती थी, पुरुष आज भी देख लो मेल डोमिनेंट ही है, महिला बराबर में थोड़ी है कि बराबर में कि उतनी ही महिला मतलब 545 अगर इंडिया के अंदर एमपी हैं तो 522 वो 222 या 223 महिला हों। किसी भी निकाय में किसी भी छोटे से छोटे संस्थान में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी नहीं है। तो ये तो बात लगभग 200 साल पुरानी 18वीं शताब्दी की है। उस टाइम पे महिलाओं के इतनी डोमिनेंसी प्रभुत्व तो होता नहीं था। तो डॉक्टर रैंक का जो वो है ना किरदार वो कैसा है, एकदम मेल डोमिनेंट सोसाइटी का है कि यानी कि नाटक के अंदर जो पुरुष पात्र हैं उनकी भूमिका बढ़ाने के लिए उस टाइम पे था ये मामला। तो डॉक्टर रैंक एम्बॉडी डॉक्टर रैंक इस बात के संकेत करते हैं द थिएट्रिकल रोल ऑफ द मेल मॉरल फोर्स, जो पुरुष नैतिक बल है उसका जो थिएट्रिकल रोल होता है ना, नाटकीय रोल होता है, हैड बीन ट्रेडिशनल इन द प्लेज ऑफ द टाइम। उस टाइम में सारे नाटकों के अंदर मेल का जो रोल होता था ना वो ज़्यादा थिएट्रिकल माना जाता था। यानी कि ये लगा लो उस समय जो हीरोइन भी होती थी ना एक तरह से, तो उनका रोल भी हीरो बन अदा करता था, मतलब स्त्री नहीं पुरुष स्त्री के बेस में आता था। हमारे तो यहाँ रामलीला में अभी तक है ना, आज से लगभग 20 साल पहले भी है ना, सीता का रोल वो ही करते थे, पुरुषी सीता, पुरुषी हनुमान, पुरुषी राम, पुरुषी वो सारे पुरुष हैं, बंदर सब पुरुष, सुग्रीव उग्रीव और इनके तो नाम ही नहीं है। ये चीज़ उस टाइम पे डॉक्टर रैंक अपनी मेल डोमिनेंट सोसाइटी को प्रतिनिधित्व करते हैं। रादर देन प्रोवाइडिंग मॉरल गाइडेंस एंड एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर, रादर देन प्रोवाइडिंग मॉरल गाइडेंस, वो बजाय उन सारे चरित्रों को जो नाटक के अंदर हैं जिनमें नोरा हेमल, क्रॉगस्टेड, लिंडे, मिसिज लिंडे और तुम्हारे साहब के टोरवाल्ड हेमर, ये जो सारे कैरेक्टर हैं उनको बजाय एक गाइडेंस देने के, वो मॉरल गाइडेंस देने के, डॉक्टर रैंक इज़ ए करप्टिंग फोर्स। डॉक्टर रैंक क्या है, एक तरह से भ्रष्ट बल है एक तरह से। बाकी के चरित्रों को वो कोई मॉरल गाइडेंस नहीं देता, कोई सलाह नहीं देता, बल्कि केवल और केवल एक करप्टिंग फोर्स के रूप में काम करता है, बहुत फिजिकली और मॉरली दोनों ही रूप से, शारीरिक और मॉरली रूप से। सिक फ्रॉम कंजप्शन ऑफ द स्पाइन एज ए रिजल्ट ऑफ हिज फादर सेक्सुअल एक्सप्लॉइट। सिक फ्रॉम कंजप्शन ऑफ द स्पाइन, स्पाइन कहते हैं नस, नाड़ियों का वो रोग था उसको, एज ए रिजल्ट ऑफ हिज फादर सेक्सुअल एक्सप्लॉइट, उसके पिता सेक्सुअल एक्सप्लॉइट हुए थे, उसके कारण उसकी जो नस या नाड़ियों का रोग था। द डॉक्टर कन्फेसेस हिज डिजायर फॉर नोरा इन द सेकेंड एक्ट। डॉक्टर रैंक नोरा के प्रति जो इच्छा है उनकी उसको कन्फेस करते हैं सेकेंड एक्ट में, दूसरे एक्ट में, एंड गोज ऑफ टू डाई टू द इन द थर्ड एक्ट, और उसके बाद तीसरे एक्ट में मर जाते हैं। इनका एक रोल है कि जब क्रॉगस्टेड नोरा हेमर को धमकी देता है कि यदि तुमने अपने पति से कह कर के मेरी जॉब बैंक के अंदर सुरक्षित नहीं करवाई तो मैं ये जो लोन वाली बात जो अपने पिता के फर्जी साइन करके तुमने मुझसे लोन लिया है फोर्जरी से, धोखाधड़ी से, बिना अपनी पति की जानकारी के, तो ये बात मैं तुम्हारे पति टोरवाल्ड को बता दूंगा। ये बात क्रॉगस्टेड कहता है। ठीक,
अब नोरा हैमर क्या है कि ऐसी महिला है कि बेचारी वो कमाती तो है नहीं, हाउस होल्डर है, वो गृहस्थ महिला है। तो वो सोचती है कि अब पैसों का इंतजाम कैसे हो ताकि मैं क्रॉगस्टेड का ये जो पैसा चुका करके और इस संकट को टालूं। तो वो क्या है, डॉक्टर रैंक पड़ोस में ये फिजिशियन है, वैद्य जी हैं, उनके पास जाती है, बात करती है, कन्वर्सेशन करती है और उनके साथ फ्लर्ट भी करती है, थोड़ा हल्का उल्का। फ्लर्ट का मतलब स्वांग रचना, एक तरह से फ्लर्ट करना किसी के साथ में। अरे फ्लर्ट कर रहा है बेटा, मस्का लगा रहा है, इसको कहते हैं मस्का लगाना, एक तरह से फ्लर्ट। तो वो उसके साथ में फ्लर्ट भी करती है। वो जानती है कि डॉक्टर रैंक काफ़ी उम्रदराज व्यक्ति हैं और ये क्या है कि उससे प्रॉब्लम से भी वो है पीड़ित, काफ़ी दिनों से इनकी बीमारी ऐसी है लाइलाज, उससे भी पीड़ित हैं। तो आज नहीं तो कल चल बसेंगे। तो वो कहती है कि काश ये मुझको एक बड़ी अमाउंट उधार के रूप में दे दें और मैं इनसे कह दूंगी कि हाँ अब चुकाऊंगी जब तक चल बसेंगे, और मैं वो पैसा क्रॉगस्टेड के मुंह पर मारूं। लेकिन वो तुरंत पैसे की बात आते ही और नोरा हैमर पर दबाव बना देता कि कैसे पैसे, क्या पैसे। तो नोरा हैमर अपना टॉपिक चेंज कर लेती है। तो डॉक्टर रैंक इस पूरे नाटक के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई खास इसका वो कैरेक्टर हो, ये केवल मेल डोमिनेंस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए और नाटककार ने इसका प्रयोग किया है। इसके अलावा ये ना कोई अलग दूसरे कैरेक्टरों के लिए कोई मोरल गाइडेंस देता है, कोई नैतिक जो मार्गदर्शन है वो भी नहीं देता है। इसके अलावा इसके पिता फिजिकल असॉल्ट से गुजरे थे, मतलब शारीरिक रूप से एक्सप्लॉइट हुए थे सेक्सुअली। उसका रिजल्ट ये निकला कि ये स्पाइन की प्रॉब्लम होती है बच्चों, जो नस नाड़ी होती है ना, मस्तिष्क की नाड़ी, मतलब ये लगा लो एक तरह से ब्रेन हेमरेज से फर्स्ट स्टेज पहले की होती है कि जिसके अंदर सर दर्द करता है, भयंकर माइग्रेन होता है, ये ऐसी समस्या से वो पीड़ित थे। तो डॉक्टर रैंक कन्फेसेस इज डिजायर फॉर नोरा, नोरा के लिए सेकंड एक्ट तक वो अपनी डिजायर इच्छाएं ना उनको इजहार कर चुके होते हैं, बता चुके होते हैं। एंड गोज ऑफ टू डाई, लेकिन वो मर जाते हैं इन द थर्ड एक्ट, तीसरे एक्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है। लीविंग ए विजिटिंग कार्ड विद ए ब्लैक क्रॉस टू सिग्निफाई फॉर हिम। लीविंग ए विजिटिंग कार्ड, केवल एक विजिटिंग कार्ड होता है ना घर पे छोड़कर, उसके में विद ए ब्लैक क्रॉस, काले रंग का यूँ निशान कि मना मेरी तरफ से लो, द एंड हैज कम आ जाता है। तो ये डॉक्टर रैंक का चरित्र था और इससे पहले टोरवाल्ड हैमर का भी चरित्र। अब जो नाटक के छोटे छोटे चरित्र हैं अगली ऑनलाइन क्लास में मैं आपको उनके बारे में जिक्र करूंगा, जिनमें क्रॉगस्टेड है, मिसेज लिंडे है और एक दो कैरेक्टर्स और हैं। उसके अलावा टोरवाल्ड हैमर के और नोरा हैमर के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।